वेलकम टू मास्टर पॉलिटिक्स। और अब हम इवनिंग शिफ्ट का 2012 का पेपर कर रहे हैं। इस वाली वीडियो में आपको अराउंड इसके 50 क्वेश्चंस और इसके बाद पेपर 3 करूंगा मैं 2012 का। तो उसके कुछ 75 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो लेट्स गो टू इट। ये आपके यूजीसी नेट के लिए एक तरीके से मॉक टेस्ट भी है, क्योंकि जितने पॉइंट्स इसमें मिलेंगे आपको वो एक तरीके से आपको अगले पेपर में जो भी फेब में होने वाला है उसमें एक आपको ऑप्शन की तरह मिल जाएगा या फिर को एलिमिनेशन करने में हेल्प कर देगा। तो पहले हीगल्स नोशन द हाईएस्ट पॉसिबल अचीवमेंट ऑफ माइंड एज एक्सप्रेस इन सोशल लाइफ वाज। देखो भाई, हीगल जो था वो प्रुशिया से था। तो उसके लिए जो हाईएस्ट अचीवमेंट ऑफ माइंड था वो कंटेम्प्रेरी प्रुशियन स्टेट में था। ठीक है, कंटेम्प्रेरी प्रुशियन स्टेट इसका आंसर है। और हीगल के बारे में कुछ चीज़ जान लीजिए। हीगल ने स्टेट को एब्सोल्यूट पावर दी है। आप स्टेट के सामने वो कर जाओ, उसके लिए मतलब हाथ जोड़ दो, लेट जाओ, स्टेट को उसने सबसे ऊपर रखा है, एब्सोल्यूट पावर दिया ऑप्स की तरह। हीगल ने सिविल सोसाइटी के लिए काफ़ी कुछ लिखा है। तो दो तीन चीज़ें आपको हीगल के बारे में पता होनी चाहिए। मकैवली एडवाइज अ प्रिंस टू मॉडरेट बिहेवियर। मकैवली पहला बंदा था जिसने जैसे कौटिल्य और मकैवली को कंपेयर किया जाता है। इंडियन मकैवली कौटिल्य को बोला जाता है। तो मैकेवली ने बोला था कि भाई, तुम अपना मॉडरेट बिहेवियर रखो, ना तुम्हें ज़्यादा क्रूर होना है ना तुम्हें ज़्यादा सॉफ्ट होना है, तुम्हें एक मिडिल पाथ की तरह करना है, ताकि लोग तुम्हें सीरियसली भी लें और तुम लोग को वेलफेयर का भी काम करो। कनिंग लाइक अ फॉक्स, स्मार्ट। तो विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ रॉल्स वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी। वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी में रॉल ने 7 चीज़ें दी हैं। स्टेबल, एफिशिएंट, जस्ट है, इक्वल कभी नहीं बोला रॉल ने। रॉल डू नॉट टॉक अबाउट द इक्वलिटी। ये चीज़ें आप ये आपको सेम भी मिल नहीं सकता देखने को। यूजीसी नेट ऐसा चीज़ है, ये सेम क्वेश्चन भी डालता है सीधा। तो इक्वल नहीं है कभी भी, स्टेबल है, एफिशिएंट है और जस्ट है। फिर है हु अमंग द फॉलोइंग रोट। किसने लिखा हु अमंग द फॉलोइंग रोट लॉज आर द रूल्स ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, नथिंग बीइंग reputed unjust that is not contrary to some law। तो हॉब्स है। हॉब्स ने ये बोला है कि लॉज आर द रूल्स ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, नथिंग बीइंग reputed unjust that is not contrary to some law। अब ये स्टेटमेंट हॉब्स ने अपने अपने जो एब्सोल्यूटिज्म है उसको डिफाइन करने के लिए दी है। और हॉब्स के बारे में कुछ दो तीन चीज़ें और जान लीजिए कि हॉब्स ने लेवियाथन लिखी है। लेवियाथन लिखने के साथ साथ वो पहला बंदा था जिसने कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करी। और उसने सोशल, उसका सिंगल सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, उसके सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उसने लेवियाथन को सारी पावर दे दी है। उसके लिए जो नेचुरल राइट था, वो नेचुरल राइट उसके लिए, मतलब कि उसने फंडामेंटल राइट बताया था नेचुरल राइट को, कि उसके लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, उसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है नेचुरल राइट के बिना। और उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट में राइट टू रिवोल्ट नहीं दिया है, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है, राइट टू रिवोल्ट नहीं दिया है। एंड मोर, लेवियथन इज नॉट अ पार्टी। लेवियथन जो है वो पार्टी नहीं है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। अब ये रूसो के कुछ काम है। पहले तो आपको इनका नाम भी पता होने चाहिए, कल कोई नाम ही पूछ ले। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ने भी लिखा है। डिस्कोर्स ऑन द डिस्कोर्स ऑन द आर्ट्स एंड साइंस। ये किताब सबसे पहले शुरू होती है क्योंकि जो रूसो था, रूसो उनको एक अकेडमी के थ्रू एक कंपटीशन हुआ था वहाँ पे। तो उन्होंने एक यू हैव टू राइट सम ऐसे, तो उसमें ये ऐसे लिखा था उसने। उसका टाइटल था डिस्कोर्स ऑन द आर्ट एंड साइंस। एमाइली है और डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। सबसे पहले तो यही होगा, बी। अगर आपको ये पता है सबसे पहले ये है बी, तो आप ये लगा सकते हो आंसर इजीली। फिर डी है 1755। फिर देन सी है एमाइली, एंड देन लास्ट में आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसका। तो इफ समबडी इज थिंकिंग कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट पहले आता है, नहीं भाई, सबसे पहले आता है डिस्कोर्स ऑन द आर्ट एंड साइंस। एकेडमी ऑफ डिजाइन करके एक नाम है, उसने किया था। अब ये लिस्ट मैच करनी है। मैं कुछ किताबों के नाम लिख देता हूँ क्योंकि काफी बार पूछा था। ऑन लिबर्टी का डेट पूछा जाता है 1859। किसने लिखी है भाई? J.S. मिल ने लिखी है। इसको तो हम खुद ही वैसे मैच कर लेंगे अब। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। अब मैंने कैसे याद किया था? ऑब्लिगेशन किसकी है? ऑब्लिगेशन टी एच ग्रीन की है। तो ऑब्लिगेशन जहाँ पे आता है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, वो टी एच ग्रीन का नाम है। फिर आइडिया ऑफ जस्टिस का नाम अमृता सिंह साहब की किताब है। पहले मॉक टेस्ट में मैंने इनकी 3 किताबों का नाम याद करवाया था आपको। फिर एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, ये दिस इज अ फेमस बुक। ये रॉबर्ट नोजिक साहब की किताब है, लिबर्टेरियन है रॉबर्ट नोजिक। फिर हमें मैच करना है जस्टिस एज वन पर्सन वन ड्यूटी वन क्लास। ये प्लेटो बात करता है कि भाई उसके लिए जस्टिस क्या है। जस्टिस अपना एक एक इंसान की ड्यूटी है अपने काम करने के लिए, तो वो प्लेटो करता है।
जस्टिस इज फेयरनेस, फेयरनेस ही बस कौन रोल, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, डिफरेंस प्रिंसिपल, ये रोल्स बात करते हैं। जस्टिस एज प्रोपोर्शनेट इक्वलिटी, प्रोपोर्शनेट मतलब बराबर, तो ये मीन बीच की बात कौन करता है, मीडियन की बात करता है, एरिस्टोटल बात करता है। क्योंकि वो परफेक्ट इक्वालिटी में बिलीव नहीं करता, वो बेस्ट पॉसिबल में बिलीव करता है, इसीलिए प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, दिस इज रिलेटेड टू एरिस्टोटल। जस्टिस एज इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग, अभी ये स्टेटमेंट दी थी थैसीमैकस ने। ठीक है, अगर आपको दो भी, एक या दो पता है तो आप इजीली, पर मैं चाहता हूँ कि आपको सारी चीजें पता हो तो आप इजीली उस चीज को कर पाए। देन उसके बाद है प्रीपेचुअल पीस। प्रीपेचुअल पीस का जो है वो कांत का है, कांत का कॉन्सेप्ट है। गोल्डन मीन अभी मैंने बात की थी, मीन मीन मतलब बीच की बात, तो ये एरिस्टोटल ही करेगा। अब बी का 3 लगाओ तो आपके पास दो दो ऑप्शन बच जाते हैं, बी और डी। एनालॉगी ऑफ केव, एनालॉगी ऑफ केव का प्लेटो का कॉन्सेप्ट है। सी का 1। तो एनालॉगी ऑफ केव में क्या किया था प्लेटो ने, प्लेटो ने बताया कि भाई तीन लोग अंदर बैठे हुए हैं और उनका फेस जो है वो केव के गेट के अपोजिट है, वो केव की दीवार को देख रहे हैं, और वो पीछे से देखते हैं कि कुछ शेडो बनती हुई आ रही है, तो वो शेडो को ही रियलिटी मान लेते हैं। अनटिल एंड अनलेस एक बंदा जो बैठा होता है वो गिर के केव के बाहर चला जाता है, तब देखता है कि भाई जो मैं अब तक देख रहा था दैट इज जस्ट अ इमेज, दैट इज जस्ट अ शेडो एंड नॉट द रियलिटी। तो मैं इग्नोरेंट था जो मैंने रियलिटी नहीं पहचानी, और मैं शेडो को ही रियलिटी मानता रहा, इसको बोलते हैं एलिगोरी ऑफ केव। एक तरीके से कहानी होती है बताने की कुछ चीज की, तो एलिगोरी ऑफ केव किससे रिलेटेड है, प्लेटो से रिलेटेड है। फॉर्च्यून एज अ वुमेन, मैकेवली ने ये नेगेटिव सेंस में वुमेन को फॉर्च्यून के साथ कंपेयर किया था। तो वो बोलता था कि भाई अगर अच्छा फॉर्च्यून है तो वुमेन साथ में रहेगी, नहीं है तो चली जाएगी। फॉर्च्यून एज अ वुमन फॉर द मैकेवली। देन मार्क्स वॉज अ रेवोल्यूशनरी, यस ट्रू, ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी, साइंटिफिक सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट इसने दिया है। देन इसका रीजन है बिकॉज मार्क्स वॉज नॉट कंसर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ हिस्ट्री, एब्सोल्युटली रॉन्ग, मार्क्स वॉज कंसर्न अबाउट द हिस्ट्री because his whole theory, his whole thesis of class struggle depend upon the history. Because from the history, the production power have been taken from to the bourgeois, from the proletariat. So now they face a problem. So the history is always involved with Marx. So this is absolutely wrong. Here then again assertion reason का question है. Aristotle is justifiably called the father of political science. Father of political science Aristotle को बोलते हैं, correct है। रीजन क्या है, उसने जो प्लेटो के आइडियलिज्म को क्रिटिसाइज किया है उसकी वजह से उसको बोलते हैं। तो दोनों सही हैं। और एरिस्टोटल को और क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का फादर भी बोलते हैं। फादर क्योंकि उसने जो नेशंस को 158 नेशन को इकट्ठा करके कंपेयर किया था, इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी आप इसको बात कर सकते हैं एरिस्टोटल की। देन अगेन द ऑपरेशनल पार्ट ऑफ द जनरल सिस्टम थ्योरी इन सोशल साइंस भी डेवलप फर्स्ट बाय, सबसे पहले जो जनरल सिस्टम थ्योरी है वो ली गई है एंथ्रोपोलॉजी से। एंथ्रोपोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग को एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब ये किसने बोला कि फंक्शनलिज्म कैन इंडीड बी इंटरप्रेटेड एज कॉन्शियस ऑल्टरनेटिव टू मार्क्सिज्म, फंक्शनलिज्म को एक ऑल्टरनेटिव ऑफ मार्क्सिज्म की तरह लिया जा सकता है, ये डब्ल्यू जी प्रिंसी मैन ने लिया। और ये क्वेश्चन यूजीसी ने अपने अभी तक के 10 साल में 2 से 3 बार रिपीट किया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, और अभी से याद कर लीजिए। Then, who among the following stated that the development society, in order to reach the goal of development, would have to pass through the stages of political unification, industrialization, national welfare and abundance? ये जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दो तीन लोगों ने दी हैं, तो रोस्टो ने भी दी हैं, रोस्टो की 5 है, ऑर्गेन्स्की की भी हैं। तो ऑर्गेन्स्की ने कौन कौन सी दी हैं, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, नेशनल वेलफेयर एंड अबेंडेंस, ये चीजें ऑर्गेन्स्की ने दी हैं फॉर द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो दो तीन लोग हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से, रोस्टो ने भी दी हैं, समबडी कैन बी कंफ्यूज, पर रोस्टो की ये नहीं है, ऑर्गेन्स्की ने दिए हैं ये सब चीजें। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, ल्यूशियन पाई मॉडर्नाइजेशन से नहीं रिलेट करते भाई, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी से ल्यूशियन पाई नहीं करते हैं। वॉलेस्टियन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी से करते हैं, बिल्कुल हाँ, ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा स्केपल न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म से नाता रखते हैं, बिल्कुल सही। कार्ल ड्यूशे कम्युनिकेशन थ्योरी से करते हैं, ये इनकी फेमस थ्योरी है।
तो बिल्कुल हाँ, सोल्यूशन पाए मॉडर्नाइजेशन थ्योरी से नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। देखो, पेरेटो का कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिड्यू है बिल्कुल सही। अगर मैं पेरेटो दिमाग में आता है तो मेरे पास का एक माइंड एंड सोसाइटी इसकी एक किताब है, वो मुझे पता होना चाहिए। सर्कुलेशन ऑफ अलीट इसका एक कॉन्सेप्ट है, ये मुझे पता होना चाहिए। तो ट्राई टू लिंक, अभी आपको यहाँ पे पेरेटो की मैंने तीन चीजें बता दी। माइंड एंड सोसाइटी, सर्कुलेशन ऑफ अलीट, कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिड्यूज। रॉबर्ट मिशेल्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मास माइंड, इनकी इनकी किताब है पॉलिटिकल पार्टीज, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की ही हैव गिवन। अब द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल फॉर्मूला, अभी आप ये याद रखिए, पॉलिटिकल फॉर्मूला से रिलेटेड है मॉस्का, नॉट मिल्स। मॉस्का इज रिलेटेड टू द पॉलिटिकल फॉर्मूला एंड गैसेट हैव गिवन द थ्योरी ऑफ मासेस। ठीक है, तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखेंगे। जैसे फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला मॉस्का देता है। थ्योरी ऑफ मासेस इज गैसेट। अब ये किस तरीके से आप रिमेंबर याद करते हैं, ये आपको लगाना पड़ेगा। पॉलिटिकल फॉर्मूला से मॉस्का रख याद कर लो, ये चीज देखनी पड़ेगी। देन द कंसेप्ट ऑफ सिविक कल्चर, देखो सिविक कल्चर का जो कॉन्सेप्ट है अल्मंड और वर्वा ने दिया था 1963 में। वो कंपेयर करते हैं पांच जगह की इकोनॉमीज, और यूएसए और यूके को वो बोलते हैं ये द दीज आर द मोस्ट सिविक कल्चर, इनके जैसा होना चाहिए, ऐसा होता होता है। उन्होंने पांच कंट्रीज का नाम लिया था, मतलब कि उनकी स्टडी की थी, यूएसए, यूके, मैक्सिको, जर्मनी और इटली। तो ये एक तरीके से यूरो सेंट्रिक था, और ये वो आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, the developed third world countries have to take this as a model of the civic culture on them। तो आपको ये पांच कंट्रीज के नाम याद होना चाहिए। 1963 में सिविक कल्चर किसने बनाया? अल्मंड एंड वर्वा। अनइक्वल एक्सचेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो सामिर आमिन का है। अच्छा, समीर आमिन का कॉन्सेप्ट है अनइक्वल एक्सचेंज का, ये पता होना चाहिए। नीचे फिर ऑप्शन में अमर्त्य सेन साहब हैं, पॉल स्वीजी है, एंडर गुंडर फ्रैंक है। अमर्त्य सेन कैपेबिलिटी अप्रोच के लिए जाने जाते हैं, एंडर गुंडर फ्रैंक किस लिए जाने जाते हैं? इनका एक क्लासिकल बुक है एशियन ड्रामा, जिसमें इन्होंने सॉफ्ट स्टेट की बात करी है। ठीक है, और ये अंडर डेवलपमेंट थ्योरी के लिए जाने जाते हैं, एंडर गुंडर फ्रैंक। देन उसके बाद ड्यूबर्गर क्लासिफिकेशन। ड्यूबर्गर क्लासिफिकेशन ऑफ द पार्टी सिस्टम, जो ड्यूबर्गर ने क्लासिफिकेशन करी है वो कहाँ से ली है? ऑफ कोर्स वेस्टर्न यूरोप से ली है। अब मैं बता देता हूँ ड्यूबर्गर लॉ है क्या। ड्यूबर्गर ये कहता है चाहे एक कंट्री में एक पार्टी हो, दो पार्टी में, या दो से ज्यादा पार्टी हो, अल्टीमेटली वो डिसीजन लेने वाले एक ओलिगार्की बन जाते हैं। वहां पे एक तरीके से दो पार्टी ही रहती हैं। जो असली कंपटीशन होता है वो दो पार्टी के अंदर ही होता है, उन्हीं के बीच में राइवलरी रहती है, और वही मेन रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, और उन्हीं में से कोई एक पार्टी जीतती है। ये बोलते हैं ड्यूबर्गर लॉ। तो हर जगह पे उन्होंने बोला है कि दो मेन राइवल होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ड्यूबर्गर लॉ। उसने अपनी स्टडी कहाँ से ली है? उसने वेस्टर्न यूरोप से ली है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के लिए अगर, जिसने सबसे पहले देखो लिखा हुआ है ही इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। हमारे यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर। वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों ही प्रेसिडेंट होते हैं। ऑल एग्जीक्यूटिव और पावर आर वेस्टेड इन हिम। सही है भाई, सारी एग्जीक्यूटिव पावर उसके पास है। हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास भी है, और हमारे पीएम के पास भी है। ही इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ कैबिनेट, नो ही इज नॉट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। उसकी अपनी मर्जी चलती है, वो एडवाइस नहीं मानता कैबिनेट की। ही हैज द पावर टू डिसॉल्व द लेजिस्लेचर, नहीं ये गलत है। हमारे यहाँ पे हमारा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कह के लोकसभा को डिसॉल्व करवा सकता है, लेकिन वहां के उसको पास पावर नहीं है प्रेसिडेंट के, अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास। अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है कि वो अपनी कांग्रेस को डिसॉल्व करा सके। उसका टेन्योर फिक्स होता है 4 साल का, उसे कोई हटा नहीं सकता। हमारे यहाँ पे हटा सकते हैं, अगर वहां पे उसके खिलाफ वीटो ले आए या नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ जाते हैं तो उसे हटा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ FM मार्क्स गार्डियन ब्यूरोक्रेसी। तो गार्डियन ब्यूरोक्रेसी में क्या बोला था उन्होंने? वो कस्टोडियन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट हो, बिल्कुल सही है। कम्पिटेंट हो, सही है। अथॉरिटेरियन और करप्ट ना हो, करप्ट नहीं मानते थे वो, बाकी सब इसके फीचर्स हैं। फिर उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वाज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू आइडेंटिफाई क्रीमी लेयर क्लास, मतलब बैकवर्ड क्लास में भी क्रीमी लेयर करनी है कि भाई ये क्रीमी लेयर से ऊपर है, ये क्रीमी लेयर के नीचे है। तो 1993 में जस्टिस रामनंदन कमेटी को फॉर्म किया गया था, जिन्होंने क्रीमी लेयर का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो आज की डेट में जिसमें नॉन क्रीमी है उनको ही मिलता है। ओबीसी में रिजर्वेशन जो ओबीसी में मिलता है वो उन्हीं को मिलता है, वरना और लोगों को नहीं मिलता।
जस्टिस रामनंदन कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन 1993 टू डिफरेंशिएट बिटवीन द क्रीमी एंड नॉन क्रीमी एंड ओबीसी। ये चीजें मांग उठ रही हैं कि एस सी एस टी में भी होनी चाहिए, पर अभी तक एस सी एस टी में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं आया है। हु डिस्क्राइब इंडियन पॉलिटिक्स एज पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी। पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी का जो कॉन्सेप्ट है मायरन वीनर लाते हैं। फिर उसके बाद है विच कांग्रेस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज इनिशिएटेड द आइडिया ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस साहब जो थे वो आईएनसी के अध्यक्षता चेयरमैन बने थे, तो उन्होंने उस टाइम पे प्लानिंग कमीशन का कॉन्सेप्ट लाए थे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में पता होना चाहिए, इनकी फेवरेट। इन्होंने आईएनसी के 2 सेशन को हेड किया था। हेड नहीं किया था, जीते थे। 1,39 वाला नहीं किया था, हरिपुरा वाला, जिसमें पट्टा सीतारामैया को हराया था इन्होंने। और उसके बाद रिजाइन कर दिया था आईएनसी से। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनाया 1944 में, और इंडियन नेशनल आर्मी के लिए वो जाने जाते हैं, जो उन्होंने सिंगापुर में फॉर्म करी थी। तो आप लिंक कर सकते हैं हिस्ट्री विद द पॉलिटिकल साइंस ओवर हेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट इंडियन गवर्नमेंट। राज्यसभा रिप्रेजेंट द लोकल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। बिल्कुल सही बात है भाई, राज्यसभा लोकल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दिखाती है, वो अनइलेक्टेड बॉडी है। लोकसभा ही इलेक्टेड बॉडी है। अ मेंबर ऑफ राज्यसभा मस्ट बी अ रेसिडेंट ऑफ द स्टेट फ्रॉम विच ही इज इलेक्टेड। नहीं, ये पहले हुआ करता था। अब क्या होता है कि एक बंदा, अगर मैं दिल्ली का हूं तो मैं उड़ीसा की सीट से भी राज्यसभा से लड़ सकता हूँ। पहले होता था जो बंदा जहाँ का रहता है वो वहीं से लड़ सकता था, पर लेकिन अब ऐसा नहीं है। सेकंड इज रॉन्ग, अगर आपको पता है सेकंड ये गलत है, यही वो टेस्ट करना चाहता था, क्योंकि ये भी रिसेंटली 16-17 में हटा था ये। तो बाकी सब सही है। नंबर ऑफ सीट अलॉटेड टू अ स्टेट हैज टू बी प्रोपोर्शनेट टू इट्स पॉपुलेशन। बिल्कुल सही है। द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज द सेम एज अ सेनेटर ऑफ सेनेटर इन द यूएसए। सेनेटर जो यूएसए में होता है और राज्यसभा जो हमारा है ऑलमोस्ट बराबर है। बस दिक्कत ये है कि राज्यसभा में हमारे में प्रोपोर्शनल इक्वेशन, मतलब हम हर स्टेट से राज्यसभा में अलग अलग मेंबर जाते हैं। यूएस के सेनेट में हर स्टेट से 2 मेंबर जाते हैं, ये फिक्स कर रखा है उन लोगों ने। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ इंडियन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो पहला सत्याग्रही था वो आचार्य विनोबा भावे थे। उनको क्या करना था, उन्हें बाहर जाना था, स्लोगन लगाने थे गांधीज्म के और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के, और दिल्ली चलो का नारा लगाना था। इसके बाद अगर दूसरा पूछता है, दूसरा नेहरू साहब थे, पहले आचार्य विनोबा भावे हैं। फिर उसके बाद है हु प्रेफर टू करेक्टराइज द इंडियन फेडरलिज्म बार्गेनिंग फेडरलिज्म। मॉरिस जोन साहब ने इंडियन फेडरलिज्म को बार्गेनिंग फेडरलिज्म बोला है, क्योंकि इंडिया ने जो फीचर्स लिए हैं वो हर जगह से लिए हैं। इतने कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के हमने अपना बनाया है। रैंसैकिंग द बैग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, बी आर अम्बेडकर बोलते हैं, और बार्गेनिंग फेडरलिज्म बोलते हैं मॉरिस जोन्स। तो आपको पता होना चाहिए। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ मंडल कमीशन। पूरा नाम पूछा जाता है इनका, बिहार के मिनिस्टर थे बिंदेरी प्रसाद मंडल। ठीक है। बीपी मंडल जो होता है, कुछ लोगों को पता होता है कि बीपी है, बीपी के फुल फॉर्म है भिंडेरी प्रसाद मंडल। व्हेन वाज इंटरस्टेट काउंसिल सेटअप। इंटरस्टेट काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 263 में मेंशन्ड है, और ये 1990 में बनाई गई थी। और इसको अगर फॉर्म करता है तो प्रेसिडेंट फॉर्म करता है। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि अगर उसे लगता है कि वेलफेयर के लिए इन स्टेट के एक ऐसी कंडीशन इवॉल्व हो रही है, तो इंटरस्टेट काउंसिल को फॉर्म कर देगा। ये जो अपने डिसीजन देगी वो वॉलेंट्री है, वो ये नहीं है कि किसी को एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे। तो वॉलेंट्री डिसीजंस होते हैं इसके। व्हेन वर द लोकसभा रूल अमेंडेड टू प्रोवाइड डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। तो डीपीसी जो है वो 1989 में बनाई गई थी, ताकि वो और पार्लियामेंट्रियंस को हेल्प कर सके, ताकि जो बिल है वो उसकी स्क्रूटनी अच्छी तरीके से की जा सके। अगर एक बिल आता है मेंबर में, तो जो पहले से ही 2 कमेटीज होती हैं, सॉरी, स्टैंडिंग कमेटी होती है और ज्वाइंट कमेटी होती है, उसको भी हेल्प करने के लिए तीसरी कमेटी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एंड रिपोर्ट्स कॉल्ड द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। हाँ, तो हमारी जुडिशरी जो है वो सक्सेसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में फेडरल कोर्ट हुआ करता था। उसके बाद 1950 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसका सक्सेसर बन गया। द बुक इंट्रोडक्शन टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रोडक्शन टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेनॉर्ड डी वाइट है। अब इसके अंदर एक बी नाम है, वुड्रो विल्सन। ये लिबरल है, एंड ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसको बोला जाता है? वुड्रो वुड्रो विल्सन को बोला जाता है। द कंसेप्ट ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनिक, द कॉन्सेप्ट ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, एल्टन मायो साहब ने दिया है। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच से रिलेटेड है, एल्टन मायो।
फिर है CLECT, CLECT इज द सब सिस्टम ऑफ रिक्स प्रिज्मेटिक मॉडल। तो पहले तो पता होना चाहिए प्रिज्मेटिक मॉडल रिक्स ने दिया है, उसके अंदर एक सब सिस्टम है CLECT। CLECT उसका मतलब होता है सोशल सिस्टम, CLECT का मतलब होता है सोशल सिस्टम। जैक्सोनियन थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड, देखो भाई जैक्सोनियन थ्योरी को स्पॉइल सिस्टम बोलते हैं। ये खासकर अमेरिका में बहुत फेमस था। स्पॉइल सिस्टम में क्या होता है कि एक नेता अपने ही जान पहचान वाले, एक इट्स कॉल्ड टाइप ऑफ नेपोटिज्म। एक नेता अपने ही जान पहचान के लोगों को रख लेता है एक सीनियर पोस्ट पे, और वही काम करते हैं। जैसे अमेरिका में सेक्रेटरीज होते हैं, वो कोई नेता नहीं होते, वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट सेलेक्ट करता है। अभी भी एक तरीके का फॉर्म का स्पॉइल सिस्टम चल रहा है वहाँ पे। तो जो ये थ्योरी दी थी स्पॉइल सिस्टम की, वो दी थी एंड्रू जैक्सन ने, जो खासकर अमेरिका वगैरह में बहुत प्रचलित है। अब ये नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फोर मेन इश्यूज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिबेटेड इन मेनोब्रूक कॉन्फ्रेंस। तो मेनोब्रूक कॉन्फ्रेंस, तीन मेनोब्रूक कॉन्फ्रेंस हुई हैं 20-20 साल में। एक 1968 में हुई है, एक 88 में हुई है, एक 2008 में हुई है। तो जो पहली मेनोब्रूक कॉन्फ्रेंस हुई थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, उसके अंदर चार चीजें बताई गई थी। चार मेजर इश्यूज के ऊपर डिबेट हुआ था। क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की रिलेवेंस है, वैल्यू है, इक्विटी है एंड चेंज है। रिलेवेंस, वैल्यू, इक्विटी एंड चेंज। दिस इज द आंसर, आंसर ए। किसने कहा कि सक्सेसफुल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये किताब भी है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, पीटर एफ ड्रकर की। पीटर एफ ड्रकर ने किताब लिखी है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉबर्ट ढाल एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग। रॉबर्ट ढाल की किताबें हैं, कुछ फेमस है, कुछ कॉन्सेप्ट हैं। उन्होंने डिसीजन मेकिंग की थ्योरी अपनी किताब हु गवर्न्स में लिखी है। रॉबर्ट ढाल का एक फेमस कॉन्सेप्ट है पॉलीआर्की का। ये प्लूरलिस्ट है रॉबर्ट ढाल, ये आपको पता होना चाहिए। विच कमिटी रिकमेंड यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर फॉर द ब्रिटिश सिविल सर्विस। ब्रिटिश सिविल सर्विस में यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर के लिए फुलटन कमेटी बनती है। ठीक है। असर्शन में दिया हुआ है एडुकेट मेजर्स मस्ट बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एंश्योर द स्टॉपेज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ करप्शन। एडुकेट मेजर लेने चाहिए सरकार को करप्शन को रोकने के लिए, बिकॉज करप्शन लीड टू डिक्लाइन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। बिल्कुल सही है भाई, कि करप्शन होगा तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस खत्म हो जाएगी, और इसीलिए सरकार को इसके ऊपर लेने चाहिए डिसीजंस। तब मैच करना है कि ओम्बड्समैन कहाँ बना। इसमें बस आपका एक चीज वो चेक कर रहा है, आपको पता होना चाहिए कि स्वीडन में सबसे पहले ओम्बड्समैन बना। एक आंसर टू होना चाहिए। अगर आपको ये पता है कि स्वीडन में 1809 में बना, यू आर फिट टू डू एवरीथिंग। आपको और मैं कहूंगा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है कि आप इसको रटना चालू करेंगे, बस आपको स्वीडन का डेट पता होनी चाहिए 1809। दिस इज ऑल यूजीसी नेट इज ट्राइंग टू चेक इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। तो मेरे ख्याल से बहुत इजी क्वेश्चन है। In the post-Soviet era, Russia outlook at a global level is marked by। जब सोवियत संघ खत्म हो गया 1991, तो रशिया ने ग्लोबल आउटलुक को कैसे देखा। उनको ग्रो करना था, उन्होंने प्रैग्मेटिक डी आइडियोलॉजिकल वर्ल्ड व्यू देखा। मतलब दे हियर द वर्ड डी आइडियोलॉजी मीन्स दे आर कमिंग आउट ऑफ द कोल्ड वॉर हैंगओवर। कोल्ड वॉर से बाहर आके उन्होंने प्रैग्मेटिक वर्ल्ड देखा रशिया ने। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कॉइंड द टर्म अंडर डेवलपमेंट। इमैनुअल वॉलस्टीन साहब ने अंडर डेवलपमेंट का कॉइन किया टर्म। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी भी इमैनुअल वॉलस्टीन ने दी है। इनका कॉन्सेप्ट है बहुत कोर पेरिफेरी वाला। द पॉलिसी ऑफ कंटेमिनेंट फॉर द फॉर्मेशन यूएस एम्ड एट। जो कंटेमिनेशन की जो पॉलिसी यूएस ने चलाई थी मार्शल प्लान और ट्रूमैन प्लान के हिसाब से, वो सोवियत यूनियन के को चेक करने के लिए चलाई थी, कि उसका जो कम्युनिज्म है उसको रोकने के लिए चलाई थी और कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने के लिए चलाई थी। ये एक वेग सा क्वेश्चन है जो डाल दिया, बट ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में होती है, ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के लिए होती है। फिर हमें ये मिक्स एंड मैच करने हैं। तो सबसे पहले लिखा है मोर्टन का प्लान, फिर है एंड्रू गुंडर फैंक। तो अगर मैं करता तो चलो, मुझे गुंडर फैंक पता है, वो डिपेंडेंसी थ्योरी से रिलेटेड है। तो बी का आंसर भाई फोर, बी का आंसर फोर होना चाहिए। बी का आंसर फोर है, तो मैं दो हटा सकता हूँ, बी और डी। फिर मुझे पता है हैंस जे मॉर्गन थी, ही इज अ रियलिस्ट। थ्योरी ऑफ रियलिज्म इन वाइज आपने दी होगी, सी का ओवर टू। तो ये करते ही मेरा आंसर आ गया। मॉर्टन का प्लान, और ये आपका मॉर्टन का प्लान ने क्या दिया है आपका, सिस्टम थ्योरी दिया है।
और फिर उसके बाद जो डी है, गोरबाचे के दो ये इन्होंने रिफॉर्म्स किए थे, पेट्रोस्की और ग्लासनॉट, जिसकी वजह से यूएसएसआर में डिसइंटीग्रेशन हो जाता है आगे चल के, क्योंकि इनकी सॉफ्ट पॉलिसीज थी, अपनी इकोनॉमी को ओपन करा इन्होंने, और अपने कैबिनेट में एक तरीके से रैशनलिज्म ले गया है पेट्रोस्की और ग्लासनोट के तरह। द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। देखो भाई, रेसिप्रोकल हम क्यों करते हैं, मतलब ये विद इन द डब्ल्यूटीओ क्या होगा, मतलब कि अगर आपने ट्रेड बैरियर कम किया तो मैं भी ट्रेड बैरियर कम करूंगा। लोअरिंग ऑफ ट्रेड बैरियर्स बाय अ स्टेट टू बी मैच इन रिटर्न, दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोसिटी इन द डब्ल्यूटीओ। अब व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द इवेंट लिस्टेड बिलो? यूएस पॉलिसी ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ सोवियत यूनियन, ये इन्होंने आफ्टर कोल्ड वॉर में ही चालू कर दी थी, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ही कर दी थी। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्मर सोवियत यूनियन, ये 1991 में, सबको पता है। यूएस वॉर एंड टेररिज्म अफगानिस्तान, ये 2002-2003 की बात है। तो फोर्थ सबसे लास्ट में आएगा। अगर आपको यही पता है, अगर आपको और डेट नहीं पता, तो आप यू कैन इजीली डू। ताकि सेकंड इसके बाद ये आता है, ईरान इराक वॉर 79-80 की है। फिर उसके बाद यूएस ने पहले ही इसको स्टार्ट कर दिया था 40 ट्रूमैन और मार्शल प्लान के साथ 50s में, तो फर्स्ट ये आएगा। तो आपको हर बार डेट नहीं पता होनी चाहिए, आपको क्रोनोलॉजी भी पता है कि भाई यूएस की वॉर ऑन टेररिज्म तो 2002-2003 में स्टार्ट हुई है। फिर उसके बाद है कि डिक्टम इम्पीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। लेनिन की किताब का भी नाम ये है, और लेनिन ने बहुत फेमस स्टेटमेंट दी थी कि इम्पीरियलिज्म जो है वो हाईएस्ट स्टेज है कैपिटलिज्म की। तो कैपिटलिज्म ग्रो इस तरीके करता है, पहले वो कैपिटलिज्म उस देश के अंदर सारी कैपिटलिस्ट जो चीजें हैं वो अपने पास कर लेता है। फिर उसके बाद कॉलोनीज आती हैं, वहां पे कॉलोनीज रूल करती हैं, एक तरीके से इम्पीरियलिज्म फॉर्म हो जाता है। हैंस ब्लिक्स कमीशन, तो हैंस ब्लिक्स कमीशन किस लिए बनाया गया था यूएन ने, कि भाई इराक ने वहां पे न्यूक्लियर पावर बना तो नहीं ली, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है न्यूक्लियर बॉम्ब, क्या उसने बना लिया इराक में या नहीं। तो इसलिए हैंस ब्लिक्स कमीशन बनाया जाता है। तो इसीलिए आज भी यूएसए ईरान से, इसीलिए इराक से इसीलिए चिढ़ता है, वो उसको अपना अलाई इसलिए नहीं मानता, क्योंकि उसको डर है कि वो मास डिस्ट्रक्शन, मतलब न्यूक्लियर वेपन आज इसने बना लिया तो सुन्नी वर्ल्ड में एकमात्र देश बच जाएगा जिसने वो क्या कहते हैं, न्यूक्लियर वेपन बना लिया है। नगोर्नो कार्बा इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। अभी जब कोरोना चल रहा था 2019-20 में, तो आर्मेनिया और अजरबैजान में लड़ाई हुई थी एक लैंड के ऊपर, उसका नाम है नगोर्नो कार्बा। तो ये इन दोनों के बीच में है। होपफुली ये 50 क्वेश्चन आपको काम आएंगे। इस 50 क्वेश्चन से कम आपको 70 से 80 फैक्ट मिले हैं। और ये आपको जब आप जिस दिन आप उस दिन पेपर दे रहे होंगे अगर आप इसको ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको बहुत काम आने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। होपफुली इट विल हेल्प यू। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करिए।